हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे हम के ई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके टू टाइप्स हैं के पी एंड के सी। और इसके पहले वाले क्लास में हमने कवर कर लिया था केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ही आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये क्लास 12 का टॉपिक है, जो कि कैनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा जाता है। केमिकल कैनेटिक्स एक चैप्टर है, वहाँ पे पढ़ा जाता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है। मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक रिएक्शंस है, ए प्लस बी मिल के सी प्लस डी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में ए प्लस बी जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे सी प्लस डी का, तो ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी पर। और जब ए प्लस बी प्रोडक्ट की तरह काम करेंगे तो ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी पर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब ए प्लस बी मिलके बना रहे हैं सी प्लस डी। तो मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी पर। ठीक है, तो इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब यहां पर के एफ क्या है बोलने से, ये होता है हमारा रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट है किसके लिए? फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए। ये हमारा रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शंस। सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मतलब सी प्लस डी मिलके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? ए प्लस बी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। और इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। और के बी इज इक्वल टू, ये भी हमारा रेट कांस्टेंट ही है, लेकिन ये बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए है। ठीक है, ये हमारा बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए के बी है रेट कांस्टेंट का मान। क्लियर? अब इक्विलिब्रियम कंडीशंस में क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस है, कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूं। अब हम क्या करेंगे, जब दोनों ही बराबर हो गए हैं तो जो रेट कांस्टेंट का मान है एक तरफ और जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उसको मैंने एक तरफ लिख दिया, तो दोनों को ट्रांसफर करूंगा तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये ऐसा लिख सकता हूं। और इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं, के ई इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी अपन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। या मैं इसको के ई इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी मैं लिख सकता हूं। तो यहां पे जो के ई आया है, ये के ही है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और के ई का मान जो है के एफ अपन के बी के बराबर होता है, या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होता है, इक्वल होता है। क्लियर है दोस्तों? के ई कहां से आया आपको पता चला, लॉ ऑफ मास एक्शन से आया, जो कि क्लास 12 काइनेटिक्स चैप्टर का पार्ट है। क्लियर? अब के ई तो समझ में आ गया। अब ये जो के ई के टाइप्स हैं, के ई के टाइप्स कौन कौन से हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा केसी और दूसरा होता है हमारा केपी। केसी और केपी दो प्रकार के होते हैं। अब जो केसी है, केसी जो के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म्स यूज होता है, ये कंसंट्रेशन टर्म्स वो जो होता है मोल पर लीटर यूज होता है, मोल पर लीटर यूज होता है। और केसी को जो है लिक्विड के लिए भी और गैस दोनों प्रकार के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए केसी हम लिख सकते हैं। क्लियर? और
सॉलिड के लिए जो है हम Kc नहीं लिख सकते, इसकी जो कंसंट्रेशन है, सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है उसको हमेशा 1 लिया जाता है। याद रखिएगा, सॉलिड का जो कंसंट्रेशन है उसको हमेशा 1 लिया जाता है। सिमिलरली Kp है, Kp जो है पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में इसे लिखा जाता है और इसे केवल और केवल गैस के लिए लिखा जाता है। इसे जो है सॉलिड और लिक्विड इन दोनों के लिए इसे नहीं लिखा जाता और इसके लिए जो यूनिट यूज होता है वो जनरली ATM यूज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके लिए यूनिट यूज होता है। क्लियर है दोस्तों? ये तो था टू टाइप्स Kc एंड Kp, केमिकल इक्विलिब्रियम के टू टाइप्स Kc एंड Kp आपको समझ में आया होगा। अब समझने वाली बात यह है कि इसको कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट Kp एंड Kc। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सबसे पहले हम लिखना सीखते हैं हाउ टू राइट Kp इन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। Kp को डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए किस प्रकार से लिखा जाता है ये हम अभी समझेंगे। तो चलिए इसे हम रिएक्शंस की सहायता से समझते हैं। चलिए मैं कोई एक रिएक्शंस लिख लेता हूं। रिएक्शंस में यदि मैं लिखूं, मैंने आपको बताया था जो Kp है वो केवल और केवल गैस के लिए लिखा जाता है। तो चलिए एग्जांपल फर्स्ट ले लेता हूं, N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस, ये जो है बना लेता है ट्वाइस NH3। ठीक है, अब मैं इसको मैं Kp लिखता हूं। क्या लिखता हूं? Kp। अब जब मैं इसके लिए Kp लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, इसका पावर कितना है? 2। क्यों 2 कहां से आया? अमोनिया के जस्ट सामने कितना है? 2 है। जो स्टोचियोमेट्री दी हुई है अमोनिया के सामने, जितना भी यहाँ पे स्टोचियोमेट्री है उसको हम लिखते हैं पावर के रूप में। तो अमोनिया के सामने 2 है तो यहाँ पे पावर हो गया 2। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 लिखूंगा और इधर मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। चूंकि हाइड्रोजन की स्टोचियोमेट्री 3 है तो यहाँ पे मैं इसका पावर लिखूंगा 3। कुछ इस तरह से मैं लिखूंगा। क्लियर है दोस्तों? ये तो हो गया Kp लिखने का तरीका यहाँ पे हो गया। अब इसी को मैं अदर रिएक्शंस के लिए लिखता हूं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 लिखता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 यदि मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिखता हूं। कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है, इसको यदि मैं गर्म करता हूं, हीट करता हूं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कैल्शियम ऑक्साइड भी हमारा सॉलिड होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारा गैस होता है। तो मैं यहाँ पे यदि Kp लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ गैस प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारा फार्मूला होता है ना। तो प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पे केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि सॉलिड को लिया नहीं जाता, उसको 1 माना जाता है तो 1 ही रहेगा। तो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। क्लियर है दोस्तों? ये हो गया Kp और इसकी यूनिट क्या होती है? ATM। तो ATM का पावर 1 ही होगा। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे भी लिख सकते हो ATM। अब ATM का पावर 2 है और यहाँ पे 3 + 1 4 हो गया ना, तो ATM का पावर 2 - 4 लिख सकते हो आप लोग, या ATM का पावर ऐसा -2 ऐसा लिख सकते हो। ये यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं Kp इस रिएक्शन के लिए। और ये सेकेंड एग्जाम्पल। आई होप दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, Kp लिखना आया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं अदर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, अब जैसे वाटर है, वाटर लिक्विड है। ये जो है वाटर जो है लिक्विड से ये वाटर जो है गैस में चेंज हो रहा है। तो ये जो रिएक्शंस है फेस चेंज को बताता है, फेस चेंजिंग रिएक्शन को बताता है। वाटर का जो लिक्विड फॉर्म है वो वाटर के गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है। जब भी ऐसा हो और फेस आपस में इक्विलिब्रियम कंडीशंस में हो तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर।
क्लियर है, क्योंकि 1 मोल्स है तो उसका पावर 1 ही होगा, और इसका जो यूनिट होता है एटीएम होता है, तो एटीएम का पावर भी 1 हो जाएगा। तो ये फेस चेंज रिएक्शंस के लिए हमने केपी लिखना सीख लिया। दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, केवल और केवल वाटर को ही लिखने की जरूरत है। तो फेस चेंज रिएक्शन में आप इसको याद रखेंगे। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे एसिटिक एसिड है, इस एसिटिक एसिड ये लिक्विड है, इसको मैंने वाटर में डिजोल्व किया। अब डिजोल्व करने के पश्चात ये जो है CH3COO माइनस एक्वस फेस में चला गया, प्लस H+ ये भी एक्वस फेस में आ गया। अब इस रिएक्शंस के लिए मुझे Kp लिखना है, तो मैं इस रिएक्शंस के लिए Kp जो है नॉट डिफाइंड लिखूंगा। अब नॉट डिफाइंड मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर गैस ही नहीं है, नो गैस मॉलिक्यूल्स, गैस का मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, तो मैं Kp को लिख भी नहीं सकता, इसलिए Kp मैंने यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है। क्लियर है दोस्तों। Kp को कैसे लिखना है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में समझ में आया। पहली बात ध्यान में रखना, सॉलिड का जो Kp है वो 1 लिया जाता है और लिक्विड का 1 लिया जाता है, और फेस चेंज रिएक्शंस में केवल एक बार ही लिखना रहता है, बार बार प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। आई होप Kp को कैसे लिखना है समझ में आया होगा। अब पढ़ लेते हैं Kc को कैसे लिखेंगे, Kc इन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। तो Kc को मुझे लिखना है, जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 मैं किसको ले लूँ, एग्जाम्पल नंबर 1 कैल्शियम कार्बोनेट को ही ले लेता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है ये, इसको जब मैं गर्म करूँगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ये भी सॉलिड है हमारा। तो यदि मैं इसको Kc लिखना चाहूँ तो प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में है, तो मैं केवल और केवल यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को लिखूंगा। पावर में कुछ नहीं आएगा क्योंकि स्टोइचियोमेट्री 1 है, तो ऐसा ही रहने देता हूँ। और रिएक्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सॉलिड है, और इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी सॉलिड है और उसका कंसंट्रेशन 1 लिया जाता है। तो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकता हूँ, या Kc इज इक्वल टू इसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर ये इसकी यूनिट है, तो इसका पावर 1 हो जाएगा। तो ये हमने लिख लिया Kc इस रिएक्शंस के लिए। अब एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 वही फेस चेंज रिएक्शन लिखता हूँ। वाटर लिक्विड जो है, यहाँ पे वाटर जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि ये फेस चेंज रिएक्शंस है। तो Kc भी यदि मैं लिखता हूँ केवल और केवल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। या मैं इसको यूनिट के रूप में मोल पर लीटर और इसका पावर 1 है तो 1, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं। आई होप ये दोनों रिएक्शंस में Kc कैसे लिखना है आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली यदि मैं एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेता हूं कि Kc को कैसे लिखा जाता है, CH3COOH प्लस वाटर, ये जो है फॉर्मेशन कर रहा है CH3COO माइनस प्लस H+, ये भी हमारा एक्वस में है, ये भी हमारा एक्वस में है, ये वाटर है लिक्विड, और ये एसिटिक एसिड है, ये भी हमारा एक्वस फेस में है। तो चलिए Kc लिखते हैं। Kc का मान होता है प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर CH3COO माइनस है और इनटू H+ आयन का कंसंट्रेशन है। अपन में मैं यहाँ पे CH3COOH रिएक्टेंट है यहाँ पे, तो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH लिखूंगा, वाटर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो याद रखना इन एक्वस मीडियम वाटर को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वाटर को नहीं लिखा जाता, ये याद रखना, वाटर को नहीं लिखा जाता। नॉट राइटिंग लिख देता हूं यहाँ पे, नॉट
राइटिंग। एक्वस मीडियम में वाटर को नहीं लिखा जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट करेंगे। क्लियर, समझ में आया एग्जाम्पल नंबर 3? तो आई होप समझ में आया होगा। मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया है केपी और केसी कैसे लिखा जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखो, जैसे जैसे हम रिएक्शंस अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग रिएक्शंस के लिए के को अलग अलग लिखा जाता है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल से ही मैं इसको समझाऊंगा। तो जैसे मैं पहला ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पे लूँ, तो चलो यहाँ पे ले लेता हूँ A प्लस बी, ये जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। इसके लिए मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K लिखा। क्या लिखा? K। अब यहाँ पे प्रोडक्ट जो है अगेन जो है C प्लस डी का फॉर्मेशन कर रहा है। क्यों? सॉरी, C प्लस डी नहीं, मैं लिखता हूँ A प्लस बी। क्या लिखता हूँ? A प्लस बी लिखा मैंने। A प्लस बी मिल के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। सपोज ये एक केमिकल रिएक्शंस है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने K लिखा। यदि इस रिएक्शंस को मैंने उल्टा लिखा, प्रोडक्ट जो है A प्लस बी का फॉर्मेशन कर रहा है, तो चूंकि उल्टा मैंने लिखा तो इसको भी मुझे उल्टा लिखना पड़ेगा, 1/K लिखना पड़ेगा। ऐसा 1/K लिखूंगा। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 2 लिखता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 ये है, जैसे मैं लिखता हूं N2 प्लस O2, ये फॉर्मेशन किया ट्वाइस NO, और इसके लिए मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम मैंने लिखा है K। अब बताओ, मैं यदि यहाँ पे ट्वाइस N2 प्लस ट्वाइस O2 करूं तो ये हो जाएगा 4NO। तो यहाँ पे K इक्विलिब्रियम को कैसे लिखूंगा? K इक्विलिब्रियम को मैं लिखूंगा, देखो इस रिएक्शंस के लिए मैंने K लिखा है N2 प्लस O2। इस रिएक्शंस के लिए मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखा है? केवल और केवल K लिखा है। चूंकि इस रिएक्शंस में मोल्स डबल हो जा रहे हैं, नाइट्रोजन हो गया डबल, ऑक्सीजन हो गया डबल, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया डबल, 2 2 जा 4 ना, 2 गुना हो गया ना, डबल हो गया। तो मुझे यहाँ पे K का स्क्वायर करना पड़ेगा, K का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि डबल हो गया। तो K इक्विलिब्रियम को मुझे K स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्योंकि रिएक्शंस यहाँ पे बदल गए, तो अलग अलग रिएक्शंस के लिए K को अलग अलग लिखा जाता है। इसका मैं क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, इसका मैं क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा, डोंट वरी। क्लियर है दोस्तों? अब देखो अलग रिएक्शन, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में K इक्विलिब्रियम को कैसे लिखते हैं? चलो, A से क्या बना? B बना। इसके लिए मैंने K इक्विलिब्रियम लिखा K1। उसके प्रकार B से C बना, इसके लिए मैं K इक्विलिब्रियम लिखता हूँ K2। अब C से D बना, तो इसके लिए K इक्विलिब्रियम लिखता हूँ K3। अब बताओ, यदि मुझे A से D लिखना है, सीधा A से D का फॉर्मेशन हो रहा है, तो K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पे K इक्विलिब्रियम हो जाएगा K1 इंटू K2 इंटू K3 लिखूंगा मैं यहाँ पर। क्योंकि रिएक्शन A से D बना रहा है, A से डायरेक्ट D बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे K इक्विलिब्रियम को लिखूंगा K1 इंटू K2 इंटू K3। इस कंडीशंस में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, किसका? जो K इक्विलिब्रियम यहाँ पर K1 K2 K3 का मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है? तो ये सारे कंडीशंस हैं। ये पहला कंडीशन हुआ, ये हमारा दूसरा कंडीशन हुआ, ये एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा तीसरा कंडीशंस हुआ। ये अलग अलग कंडीशंस के जो K इक्विलिब्रियम है वो अलग अलग आता है दोस्तों। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं और भी एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन एग्जाम्पल ना देने के बजाय मैं आपको सीधा क्वेश्चन करवाऊंगा। अब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं।
ये देखो 2024 मेंस का क्वेश्चन है। फॉर द गिवन हाइपोथेटिकल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर एच फॉलो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान हमें निकालना है। x से y बन रहा है, y से z बन रहा है, z से w बन रहा है। तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन x टू w, x से w का मान क्या होगा? मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि जब भी ऐसा रिएक्शन दिया हुआ हो तो k इक्विलिब्रियम होता है k1 इंटू k2 इंटू k3 होता है। क्योंकि इस रिएक्टेंट से हमें डायरेक्ट w बनाना है तो k1 इंटू k2 इंटू k3 हो जाएगा। तो k1 का मान है 1, k2 का मान है 2, k3 का मान है 4। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 8। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आई होप क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आया होगा दोस्तों। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं जी। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जो अभी मैंने आपको ऊपर समझाया है इसी टॉपिक से एक और क्वेश्चन है। अब क्वेश्चंस क्या है? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस। ये भी 2024 मेंस में आया हुआ सवाल है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे SO3 से SO2 प्लस हाफ O2 बन रहा है, SO2 बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है। अब इसके लिए जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखा हुआ है। Kc का मान कितना दिया है? 4.9 इंटू 10⁻² दिया हुआ है दोस्तों। अब हमें Kc का मान इस रिएक्शंस के लिए लिखना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इस रिएक्शंस के लिए मुझे Kc का मान लिखना है। अब Kc का मान कैसे लिखूंगा? चूंकि रिएक्शंस उल्टा हो गया है दोस्तों, रिएक्शंस क्या हो गया है? उल्टा। तो मैं यहाँ पे Kc का मान क्या लिख सकता हूँ? उल्टा हो गया तो सीधा सीधा 1/Kc कर दो। और चूंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, देखो कंसंट्रेशन ट्वाइस SO2 O2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड भी डबल हो गया। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन यहाँ पे कंपेयर करो, ये भी हमारा डबल हो गया और SO3 भी यहाँ पे डबल हो गया है। अब डबल कंसंट्रेशन डबल हो जाने से उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है। तो 1/4.9 इंटू 10⁻² का स्क्वायर करोगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 416। आप सॉल्व करना इसको, इसका मान कितना निकल के आ जाएगा? 416। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप उसको सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर हमें निकल के आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब Kp और Kc में कौन सा रिलेशन होता है? तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ Kp = Kc RT del Ng। ये हमारा रिलेशन होता है और इससे भी कई प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। सॉरी, इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ। तो Kp = Kc RT del Ng होता है। अब R क्या होता है? R जो है गैस कांस्टेंट होता है। आप जानते हैं R गैस कांस्टेंट होता है और इसका मान 0.0821 लीटर ATM होता है। लीटर ATM पर मोल पर केल्विन ये हमारा यूनिट होता है। उसी प्रकार से R गैस कांस्टेंट के कई वैल्यू हैं, ठीक है। जैसे कैलोरी में मैं लिखूं तो 2 कैलोरी आता है और जूल में लिखूं तो 8.314 जूल होता है गैस कांस्टेंट का मान। तो 3 वैल्यू होता है, तो 3 वैल्यू को आप याद रखेंगे गैस कांस्टेंट के वैल्यू में। और टेम्परेचर जो है ये T मतलब होता है टेम्परेचर, और यदि मैं केल्विन में स्टैंडर्ड टेम्परेचर लूँ तो 273 केल्विन होता है। और डेल Ng क्या होता है बोलने से मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होता है। ये हमारा डेल Ng होता है। जैसे कोई रिएक्शंस में लिखता हूँ, कोई भी रिएक्शंस लिखता हूँ, जैसे N2 + थ्राइस H2 है, ये बनाता है ट्वाइस NH3। अब इसके लिए मुझे डेल Ng लिखना है, तो डेल Ng कैसे लिखूंगा? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का मोल्स कितना है? 2 और रिएक्टेंट का मोल्स कितना है? 3 + 1,
ये सामने स्टोचियोमेट्री देखना है तो 2 - 4 इज इक्वल टू -2, ये हमारा आंसर आ जाएगा डेल Ng का मान। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आपको समझ में आया होगा कि डेल Ng का वैल्यू कैसे पुट करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, इस रिलेशन को हमको भूलना नहीं है। इसी रिलेशन से कई बार क्वेश्चंस आ चुका है। अब देख लो, एक ही क्वेश्चन देख लो, द रेशियो ऑफ Kp अपन Kc फॉर द रिएक्शन इज। Kp और Kc के बीच में हमें रिलेशन निकालना है इस रिएक्शंस के लिए। ये हमारा रिएक्शन दिया हुआ है, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो, इसके लिए मैं निकाल सकता हूं या लिख सकता हूं, सीधा सीधा रिलेशन लिखो, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल Ng लिखो जी। अब Kp अपन Kc पूछा है तो Kp अपन Kc लिख दो, इधर पक्षांतर कर दो, इस Kc को इधर पक्षांतर कर दो तो Kp अपन Kc। अब RT डेल Ng हो गया। अब RT भी उसी फॉर्म में दिया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखो, ऑप्शन में RT दिया है तो वैल्यू पुटअप करना नहीं है यहाँ पर, तो सीधा सीधा डेल Ng का वैल्यू केवल और केवल हमको किसका वैल्यू पुटअप करना है? डेल Ng का वैल्यू पुटअप करना है, तो RT। अब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना दिया है? 1 माइनस हो जाएगा 1 प्लस हाफ। 1 प्लस हाफ को मैं 3/2 लिख सकता हूं, तो 1 - 3/2 हो जाएगा। ये देखो, ये तो प्रोडक्ट हुआ, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट का मान यहाँ पे 1 है, ये हमारा प्रोडक्ट है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट का मान 1, और ये चूंकि हमारा रिएक्टेंट है, अब रिएक्टेंट में ये 1 है और प्लस हाफ है, इसको आप सॉल्व करोगे 3/2 होगा। तो 1 - 3/2 कितना हो जाएगा? तो Kp अपन Kc इज इक्वल टू RT, ये -हाफ हो जाएगा। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ये Kp, ये RT का पावर -हाफ है, मैं इसको 1/RT हाफ भी लिख सकता हूं, और इसका मान किसके बराबर आ जाएगा? B के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट हो जाएगा जी। केवल हमने डेल Ng का मान रखा है और हमने सॉल्व किया है, तो B का मान आ गया 1/√2। क्लियर है दोस्तों? अब आगे देखो, फॉर द गिवन रिएक्शन चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ Kc फ्रॉम द फॉलोइंग। Kc का मान लिखना है जी। अब Kc का मान क्या होता है? प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? FeSCN2+, कहाँ पर है? B तो होगा नहीं, यहाँ स्क्वायर कर दिया, ये D भी नहीं होगा जी, और ये हमारा C भी नहीं होगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा A हमारा आंसर होगा। ये देखो प्रोडक्ट, ये हमारा रिएक्टेंट, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, तो हमें सीधा सीधा A पर टिक लगाना था। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया होगा। अब ये भी हमारा JEE मेंस 2014 में पूछा गया सवाल है। कहाँ पे पूछा गया सवाल है? JEE का क्वेश्चन है ये हमारा। तो SO2 + ½ O2 SO3 बन गया। अब Kp इज इक्वल टू Kc RT x दिया हुआ है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बोला है, तो हमको कुछ नहीं करना जी। हमें x मतलब क्या होता है? x मतलब होता है डेल Ng होता है, आप जानते हो, और इसका मान मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होता है। तो हमें Kp इज इक्वल टू Kc RT। अब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है 1 - 3/2 इज इक्वल टू -हाफ। तो -हाफ हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जी। केवल डेल Ng का मान हमको यहाँ पे पुटअप करना था। क्लियर है दोस्तों? डेल Ng का मान हमें केवल पुटअप करना था और हमें आंसर निकालना था, तो -हाफ हमारा आंसर हो जाएगा। और ये भी हमारा JEE से पूछा गया सवाल है। ये सारे देखो JEE के सवाल हैं, ये JEE के सवाल। क्लियर है दोस्तों? तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, जिसमें हमने ली चैटलियर्स प्रिंसिपल हम कवर करने वाले होंगे। तो हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों।